आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर जिससे मैं फिजिक्स की स्टार्टिंग करूंगा, जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे यूनिट एंड डायमेंशन। हो सकता है आप सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो इसलिए क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, आप इसका इम्पोर्टेंस बस इतना समझिएगा कि अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं या आगे चल के किसी भी लेवल तक की आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप हर जगह पे अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। आप अक्सर देखेंगे कहा जाएगा कि आप इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताइए, या आपसे ये पूछा जाएगा इसके डायमेंशन बताइए। तो यूनिट एंड डायमेंशन ये आप एक महज चैप्टर ही ना समझिए, बल्कि आप इस पूरे चैप्टर को आप ये समझिए फिजिक्स की बहुत ही बेसिक टर्म है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप सभी लोगों को फिजिक्स का काफ़ी कुछ पार्ट आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का हम छोटे से स्टार्टिंग करने चल रहे हैं, वो है यूनिट एंड डायमेंशन। आप सभी लोग एक काम करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आपको मैं बताते चलूँगा, आप पूरा उससे लिखते चले जाएंगे, नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको मैं बताऊं तो केवल आपको पढ़ना क्या चीज़ है। पहली बात, हम यूनिट कैसे निकालते हैं, दूसरा हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फिर हम यूनिट और डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल 3 टर्म्स ऐसे हैं जिनको पढ़ना है। फर्स्ट, आपको यूनिट या डायमेंशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उनको हम निकालेंगे, और फिर इन्हीं यूनिट और डायमेंशन को जब हम निकालना सीख लेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन को कहाँ पर यूज़ करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो रहेगा, आपका ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहा हूँ, आइए देखते हैं। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा वर्ड है, आप इसके बारे में सीखिए और आप ये समझने की कोशिश करिए फिजिक्स में इसका क्या रोल होता है। ये वर्ड दिखने में बेशक छोटा है पर इसका इम्पोर्टेंस या रोल बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ये आपके पास वर्ड कौन सा, मेजरमेंट। आपने मेजरमेंट का नाम सुना होगा। मेजरमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना, मापना, यही होता है मेजरमेंट। ठीक है, और हम फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या किसी भी साइंस डिपार्टमेंट में जाएंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए या किसी भी फील्ड में जाइए, तो हर बंदा कुछ न कुछ चीज़ क्या करता है, मेज़र करना चाहता है। और अगर आपको याद हो, मेज़र भी करना चाहता है तो वो ऐसा मेज़र करना चाहता है कि उसमें 100% परफेक्शन होनी चाहिए, 100% श्योरिटी होनी चाहिए। वो कोशिश करेगा कि मेरे द्वारा मेज़र किया गया कोई भी चीज़ एकदम क्लियर, एक्यूरेट रहे, बहुत ज़्यादा सही रहे, कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी एरर ना हो, ये उसकी कोशिश रहती है। मैं इसका आपको एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और मान लीजिए आपने कपड़ा खरीदा है और अपने लिए जो है पैंट या शर्ट, किसी भी चीज़ को बनवाने के लिए आप किसी टेलर की दुकान पे जाते हैं, तो वो टेलर अगर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रहेगा, अच्छा रहेगा, तो 100% वो आपको अच्छी माप करेगा, आपका मेज़रमेंट अच्छा करेगा और आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहेंगे वैसे आपकी ड्रेसिंग बनेगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे आप कपड़े को सिलवा सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं क्या मेज़रमेंट हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, तो आप सभी लोगों को याद भी होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस तभी पता चलता है जब आप ऐसा फील कर लो वो मेरे पास ना हो। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या मेज़रमेंट हमारे लिए यूज़फुल या इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप बस इतना सोचो कि अगर मेज़रमेंट का प्रोसेस ना होता तो मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ होती।
जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो देखिए टैबलेट से लेके सिरिंज से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं या कोई मेडिसिन बनती है तो वहाँ पर भी एक फिक्स अमाउंट क्वांटिटी या मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप मेडिकल फील्ड नहीं, आप किसी भी फील्ड में चाहिए, चाहे आप मैच या क्रिकेट प्ले स्पोर्ट किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो 100% देखेंगे मेजरमेंट के बगैर कुछ भी होना नहीं है। मेजरमेंट अगर आपका अच्छा है तो आप सभी लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आगे से आप भी जब फिजिक्स लैब में जाएं या केमिस्ट्री लैब में जाएं तो अकॉर्डिंग टू टीचर जो बोलेगा आप वैसे मेजरमेंट अपना रखिएगा, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट रखिएगा। अगर आप गलत मेजरमेंट रखेंगे तो 100% रिजल्ट भी गलत आएगा और आप डिस्टर्ब अलग से होंगे। तो मैं बस इतना कहूँगा, मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें हम सभी लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या चीज़ मेज़र करना चाहते हैं, तो फिजिक्स में हम सभी लोग केवल एक बात मेज़र करेंगे और वो रहेगी फिजिकल क्वांटिटी। क्या रहेगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब फिजिक्स में कोई चीज़ मेज़र करेंगे तो उसे हम सभी लोग क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो आप सभी लोग यही कहेंगे, फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटी देखते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है। आपने सुना होगा लेंथ, टाइम, करंट, पोटेंशियल, वर्क, पावर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप सभी लोग देखेंगे। हम उन सारी चीज़ों को हम किस नाम से जानेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के नाम से। और पूरी फिजिक्स में हम क्या करना चाहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना चाहेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि मेजरमेंट आप बहुत अच्छे ढंग से करिए। मेजरमेंट ऐसा करिए कि 100% सेटिस्फैक्शन हो। जैसे अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हैं तो आप सभी लोग उस फिजिकल क्वांटिटी में इस तरह से मेज़र करिए कि उसके बारे में जितनी कुछ जानकारी हो वो आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल जाए। तो इसीलिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेजरमेंट आप जितना बेहतर करेंगे उतना ही सही रिस्पांस रहेगा। इस बात को आप ज़रूर नोट करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूँ, एक साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग सुने भी होंगे, केल्विन। केल्विन तो इतना बोल दिया कि हमारी जो फिजिक्स है ये मेजरमेंट की फिजिक्स है। इस लाइन को आप थोड़ा समझिए, केल्विन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो फिजिक्स है ये मेजरमेंट की फिजिक्स है। मतलब हम फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे, कुछ भी चैप्टर, चाहे जो चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम किसी न किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हुए पाएंगे। हमेशा आप कुछ न कुछ क्या कर रहे होंगे? मेज़र कर रहे होंगे। कभी आप डेंसिटी मेज़र कर रहे होंगे, कभी आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे होंगे, कभी आप स्पीड मेज़र कर रहे होंगे। तो कुल मिला के यही है कि आप फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हुए इस पूरी फिजिक्स में देखेंगे। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए केल्विन ने ये बोल दिया कि हमारा जो ये फिजिक्स है ये मेज़रमेंट का साइंस है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मेजरमेंट का कितना ज़्यादा रोल है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपको जो जो चीज़ बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा। हम चाहते हैं कि मेजरमेंट बहुत अच्छा हो, हम चाहते हैं कि मेजरमेंट ऐसा हमारा हो उसमें कोई गलती ना हो। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर 100% जानकारी चाहते हैं, 100% मेज़र करना चाहते हैं, तो साइंस ये कहता है कि आपको दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। आप उनमें से दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा आपके पास होता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं यूनिट। आगे चल के आप ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को n से, यूनिट को आप u से दिखाएंगे। मैं इन दोनों की बात बता रहा हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर इनमें से एक भी नहीं रहेगा, एक भी एब्सेंट हो गया तो आपकी जानकारी एकदम बेकार हो जाएगी। आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इस बात को आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं आपको इसको भी प्रूफ करूंगा कि अगर इनमें से एक एब्सेंट हो गया तो हम क्यों नहीं समझ पाएंगे। मैं इसको भी प्रूफ करूंगा। आप मजाक के पात्र बन जाएंगे अगर इनमें से कोई एक एब्सेंट कर दिए तो। जैसे मैं अगर कहता हूं कि एक क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है? मास, और वो इक्वल कितना है? 5 kg है।
ये जो मेरा 5 है इसी को हम सभी लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी होता है इसी को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? यूनिट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है तो आप एकदम क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं है, हाँ इसका मास कितना है? 5 kg है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 5 है, या मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास kg है, तो अब आप बताइए 5 वाले में क्या है? हमने यहां यूनिट नहीं दिया, और इस वाले में क्या है? हमने यहां न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया। तो आप देखिए मैंने एक की एब्सेंटी कर रखा है, तो जब एक की एब्सेंटी कर देंगे तो आपकी जानकारी गड़बड़ हो जाएगी, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि इसका मास इस ऑब्जेक्ट का 5 है, तो आपके मन में आएगा यार ग्राम है कि केजी है कि कुंतल है, क्या है, टन है, किसमें है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साइंस ये नहीं चाहता कि आपके मन में कंफ्यूजन हो, साइंस चाहता है कि आप सारी चीजों को क्लियर करें। बात समझ में? अब आपको समझ में आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, यूनिट ना दिया हो तो कंफ्यूजन है। मैं आपसे कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का मास केजी है, तो मन में आएगा यार कितना केजी है? 1 है, 2 है, हाफ है, क्या है, कितना केजी है? तो आप फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन सारी डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए साइंस में ये कहा जाता है, फिजिक्स में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें रहेंगी तो आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नो कंफ्यूजन, ओनली क्लियर, केवल यही चीज रहेगा। बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं उसे भी आप देखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। अभी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में यही देखा भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना बहुत जरूरी है, उनको मेजर करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना बहुत जरूरी है। अब मन में आ रहा होगा यार न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, मैं उसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 5 kg रखा है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, इतना बड़ा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में? अब 5 का मतलब समझ आ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ये बताती है कि यूनिट आपने कितने बार यूज किया है। देखो 5 kg को मैंने 1 1 करके रख दिया ना, तो कितनी kg हुई है? 5। तो आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड बाय मी। मैंने उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट को कितनी बार यूज किया है ये बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब 5 kg का मतलब क्या है कि kg 5 बार यूज आया है। अगर आप कहते हैं कि लेंथ हमारे पास यहाँ पे मान लीजिएगा 10 मीटर है, तो आप बोलेंगे जो मीटर यूनिट है वो 10 बार यूज में आया है। 10 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली टेल्स अस अबाउट दैट यूनिट हाउ मेनी टाइम्स आर यूज्ड। बात मेरी समझ में आ गई? ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू की। अब मैं आपको यूनिट के बारे में बता दूं, साइंटिस्ट क्या किया, आप सभी लोगों को अगर याद हो, आप अपने बाबा से, दादा से, किसी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे पहले के समय में लोग एक दूसरे को अपना सामान जब भी अदला बदली करते थे, एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लीजिए पहले के समय में या घरों में अक्सर होता है कि कोई आपसे आता है, कहता है कि मुझे जो है ऑयल दे दीजिए, मस्टर्ड ऑयल दे दीजिए, सरसों का तेल दे दीजिए, और आपके पास मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो आप क्या कहेंगे? ये ग्लास है, इस ग्लास के बराबर मैं आपको ऑयल दे रहा हूं और आप मुझे भी इतना ही रिटर्न कर दीजिएगा। तो आपने उस ग्लास को क्या माना? एक स्केल मान लिया। आपने उस ग्लास को क्या मान लिया? एक अपना स्टैंडर्ड स्केल माना है, और उस स्केल को मानकर आपने आपस में लेन देन किया, आपस में एक्सचेंज किया। बिल्कुल वैसे ही
जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करा जा रहा था तो वहां पर उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए साइंटिस्टों ने स्केल बनाए थे। अपने द्वारा बनाए गए कुछ स्केल थे, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर भी था, फुट भी था, सेंटीमीटर भी था, गज भी था। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ थे, बनाया गया था। कौन कितने के बराबर है वो सारी चीजें भी डिसाइड की गई थी। मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम था, टका था, आप सुने होंगे टका, पॉन्ड्स भी होता है, ये ब्रिटिश में अक्सर यूज आता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है कि साइंटिस्ट के द्वारा या वुमेन के द्वारा बनाया गया अपनी तरफ से एक ऐसा स्केल जिससे वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहा होगा, मेजर कर रहा होगा। हम सभी लोग उसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। आई बात समझ में आपको? जैसे मास को मेजर करने के लिए क्या बनाया गया, केजी, ग्राम, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां तक आपको मैंने बताया है, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, लिखिए। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं आप हेडिंग डाल सकते हैं उसको भी, क्योंकि यहीं से अब चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। क्या हमने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पढ़ा, ये क्या है? अब मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। आपको एक बात एकदम कमाल की लगेगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बगैर हम किसी क्वांटिटी को समझ नहीं सकते। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में रिलेशन देखोगे तो आप थोड़ा आश्चर्य होंगे, थोड़ा सा आपके मन में आएगा, देखो एक दूसरे के खुद ये क्या है, पाए तो एक दूसरे को मार काट डालें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर मास मान लीजिए 5 kg है तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बोलो 5 है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5, kg इज यूनिट। बात मेरी समझ में है, यूनिट क्या है, kg, समझ आ गया। मैं इस पूरी वैल्यू को बिना किसी चेंजिंग के अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5000 ग्राम। आप बताइए इस मास में क्या कोई चेंजिंग है? नहीं। क्या कोई वैल्यू में चेंजिंग है? नहीं। 5 kg का मतलब 5000 ग्राम ही होता है, लेकिन चेंजिंग हुआ, किसमें चेंजिंग हुआ? देखो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आ गया 5000 आ गया, और इसकी जो यूनिट है वो आ गई ग्राम में आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने देखा जब आप इस क्वांटिटी को इसमें बदले तो यूनिट आपकी केजी से किस में आ गई, ग्राम में आ गई, और न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से क्या हो गया, 5000 आ गया। अब आप देखो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, और यूनिट क्या हो गया, घट गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। यही रिलेशन मिल रहा है। ये आप देखिए 5 क्या है, स्मॉल नंबर है, ये 5000 क्या है, बिग नंबर है, केजी क्या है, बिग यूनिट है, और ग्राम क्या है, स्मॉल यूनिट है। अब आप देखो जब यूनिट बिग से स्मॉल हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल से बिग हो रहा है। इस तरह से आप समझो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेशन है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होगी, घटेगी। मैंने आपको यहाँ सिंबल भी बताया, सिंबल वाइज देखो तो बोलो कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट जस्ट एक दूसरे के क्या रहेंगे, इनवर्सली रहेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप बढ़िया से इसको अच्छी तरीके से समझते जाइएगा। यही सारी चीजों को हमको यहाँ समझना है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझें। जैसे ये आपके पास रिलेशन मिला हुआ, अब फिजिक्स यहीं से आपकी शुरू हो रही है। आपको एक एक बातें हर पल सीखने को मिलेंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो साइन है ना, ये प्रोपोर्शनल साइन होता है। जब कभी भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल साइन हटाइएगा तो इक्वल और कांस्टेंट लगाइएगा। इक्वल लगाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे, और इस कांस्टेंट को हम सभी लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे। और इसकी वैल्यू एक जगह पे फिक्स रहेगी लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगी। कहीं पर आप देखेंगे के की वैल्यू 1, 2, पाई, पाई बाई 2, या 2/π, 1/t, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आगे चल के आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है।
तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे, संग में आप क्या लगाएंगे, कांस्टेंट k, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब आप बताइए n और u का अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूं दैट इज इक्वल k एंड k इज कांस्टेंट। k आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। n क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है, यूनिट। तो आप ये लिख सकते हैं, यही कंक्लूजन मिला, प्रोडक्ट ऑफ numerical value and unit will be always constant, will be always constant। मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम सभी लोग किस नाम से जानेंगे? अब फिजिक्स की लैंग्वेज आएगी, मैग्नीट्यूड। अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा था कि मास हमारे पास क्या है, 5 kg है, तो ये लिखना गलत है, ये पढ़ना गलत है। अब सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज इक्वल 5 kg। आप सभी लोग गलती मत करिए, सही करिए। ये आपको मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। अच्छा, आपने फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से मेजर करना चाहा तो सोचा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों रहेगा तभी मेरा काम चलेगा। मार्केट में चले जाइए, आप मांग लीजिए मुझे 5 दे दीजिएगा, मार देगा आपको। जब आप ये कहेंगे मुझे 5 kg आलू दे दीजिए, 100% दे देगा, बेहिचक दे देगा। तो ऐसी कोई गलती मत करिए। आपको पता होना चाहिए अधूरी जानकारी बहुत डेंजरस होती है। बिल्कुल उसी तरह से आप जब भी फिजिकल क्वांटिटी को समझना चाहेंगे, मेजर करना चाहेंगे, तो 100% समझने की कोशिश करिए। और 100% समझने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना बहुत जरूरी है, याद रखिए इस बात को। यह चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब मैं इनके बारे में बता दूं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फिजिक्स में पाई जाने वाली जो भी क्वांटिटी है, या फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, वो सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, फिजिक्स में पाए जाने वाली जितनी भी क्वांटिटी है सब फिजिकल क्वांटिटी है। बस डिफरेंट केवल इतना है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी एकदम से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो डिपेंड करेंगी। जैसे आप सभी लोग देखिए, इंसान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एकदम हो सकता है स्वतंत्र होंगे, या हो सकता है वो किसी न किसी पे डिपेंड होंगे। जैसे अभी हम सभी लोग किस पे डिपेंड्स हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड्स हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब फिजिक्स में पाए जाने वाली क्वांटिटी, और वो सारी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से देखो तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह से फिजिकल क्वांटिटी है, एक वो जो इंडिपेंडेंट रहेगी और एक वो जो डिपेंडेंट रहेगी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की हुई, 2। एक वो जो इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहने का मतलब वो खुद में सब कुछ है, वो खुद में क्या है, सब कुछ है, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम सभी लोग नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम भी मेंटल ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये 100% अपने आप में सब कुछ होता है, नो नीड ऑफ अदर, किसी बाहरी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, यह अपने आप 100% खुद होता है। हम इन्हें क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं तो इनकी जो क्वांटिटी हमारी फिजिक्स में वो फिक्स है, और वो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 7। आप याद रखेंगे पूरी फिजिक्स में 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके अलावा आप एक भी ज्यादा नहीं पाएंगे। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं एक एक करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पहली जो क्वांटिटी हमारे पास मिलती है उसे हम सभी लोग नाम देते हैं लेंथ। दूसरी जो क्वांटिटी होती है जिसको हम सभी लोग नाम देते हैं टाइम।
तीसरी जो क्वांटिटी होती है जिसको हम सभी लोग नाम देते हैं मास। चौथी जो क्वांटिटी होती है हम सभी लोग उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी आपको होगी। पांचवी जो क्वांटिटी है मैं उसके बारे में बता दूं तो उसे हम सभी लोग नाम देते हैं टेम्परेचर, जो इस दुनिया में अक्सर आजकल लॉकडाउन के टाइम में लोगों का सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर। और छठी जो क्वांटिटी है आप समझिएगा उसे हम सभी लोग कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। ये आप फिजिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे। सेवेंथ क्वांटिटी ये तो केमिस्ट्री का है, अमाउंट्स बोला जाता है। इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। ये हमारे पास 7 क्वांटिटी हैं। ये 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी। ये सभी के सभी कैसी क्वांटिटी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? ये फेक क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझते जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज और बता दूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का जरूरी है। वैसे ही कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उसकी एक अपनी क्या होगी? यूनिट बनाई गई है। वो साइंटिस्टों के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होती है और उसके बाद किस फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या यूनिट रखी जाए इस मीटिंग के बाद पता चलता है। और वो आपको मैं बता दूं, मीटिंग के बाद ये पता लगा था कि जो लेंथ होती है हम सभी लोग इसकी यूनिट को मीटर में रखेंगे। किस में रखेंगे? मीटर में। टाइम की यूनिट को हम किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। मास की यूनिट को हम किस में रखेंगे? केजी में। करंट के लिए तो साइंटिस्ट एम्पियर का नाम आएगा और टेम्परेचर के लिए भी साइंटिस्ट केल्विन का नाम आएगा। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, आप याद रखेंगे क्या नाम है? कैंडिला है। और अमाउंट्स के लिए आप एक चैप्टर केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये सारी चीजें उन फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है। अगर आपसे मन में कोई पूछता है फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट या फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, तो आप बोल दीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट होगी। ये यूनिट है। अच्छा, लगे हाथ में इसमें एक चीज और बता देता हूं भाई, इनका सिंबल बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यूनिट आपको बता दिया, डायमेंशन के लिए सिंबल यूज होता है। तो पूरा चैप्टर का कंक्लूजन हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होगा? यूनिट हम जान गए, डायमेंशन के लिए सिंबल यूज होता है। डायमेंशन के लिए जब सिंबल यूज होता है तो सिंबल के बारे में जानकारी चाहिए हमको। सिंबल के बारे में जानकारी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। स्टार्टिंग के जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग के जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनका जो सिंबल है वो क्वांटिटी के बेस पर है। जैसे मीटर के लिए जो सिंबल होगा वो L होगा, लेंथ से लिया गया है। टाइम के लिए T होगा, ध्यान दीजिएगा। मास के लिए M होगा। ये मैं इनका सिंबल लिख रहा हूं। लेकिन लास्ट के जो 4 हैं उनका जो सिंबल है यूनिट पर बेस्ड है। वो करंट के लिए सिंबल एम्पियर, केल्विन के लिए सिंबल K। कभी कभी किसी बुक में थीटा देखोगे, कभी कभी ऐसे थीटा H बना दिया जाएगा। ये 3 सिंबल हैं, आप मैक्सिमम K यूज करिएगा। थीटा भी नजर आए तो समझना टेम्परेचर की बात हो रही है। मैं बोल रहा हूं ना, स्टार्टिंग के 3 सिंबल क्वांटिटी पर बेस्ड हैं, लास्ट के 4 यूनिट पर बेस्ड हैं। जैसे यहाँ कैंडिला लिखा गया है तो कैंडिला के लिए सिंबल CD है। कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, वो कैसेट नहीं, CD कैंडिला। मोल के लिए सिंबल मोल ही है। तो इस तरह से आप एक काम करेंगे, मैंने आपको सिंबल पूरा बताया है, फंडामेंटल यूनिट बताया है, फंडामेंटल क्वांटिटी बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारी चीजें आप नोट किए रहिए, अच्छे समझे रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को यूनिट और डायमेंशन निकालने का तरीका सिखाऊंगा और इतना ही नहीं, आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।